नमस्कार। तो टी कोडिंग G20 यानी G20 में क्या होना है, क्या है G20, इसे समझने की एक और कोशिश की एनडीटीवी ने। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने तमाम सवालों के जवाब दिए। भारत की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर को G20 के शिखर सम्मेलन हो रहा है और इसके पहले विदेश मंत्री ने एनडीटीवी के संजय पुगलिया से खास बातचीत में बताया कि कैसे भारत की अनोखी अध्यक्षता है और दुनिया में भारत की अनोखी स्थिति है। ग्लोबल साउथ की जो धारणा है वो क्या है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अपनी मिसाल बना रहा है और इस समय दुनिया भर में भारत की एक यूनिक स्थिति है, इसलिए भी ये G20 बहुत ही यूनिक है। ग्लोबल साउथ के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक भावना है, इसका मतलब ऐसे देशों से है जो दूसरे देशों के साथ सहयोग करके काम करते हैं और नई विश्व व्यवस्था में भारत की एक बहुत ही अहम भूमिका है। दुनिया भारत की ओर बहुत ही दिलचस्पी के साथ देख रही है। तो और इसके साथ साथ उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, जिनमें उन्होंने चीन के बारे में भी बात की। भारत और चीन के कॉन्टेक्स्ट में चीन के नए नक्शे के बारे में भी सवाल पूछा गया। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कुछ अहम हिस्से इस बातचीत के। पहली चीज यह है कि जिस तरीके से G20 का अभी तक कन्वर्सेशन चला है उसमें जॉइंट कम्युनिके कितना फिजिबल लगता है, खास करके तब जबकि ठीक इसके पहले चाइना फिर एक मैप रिलीज करके जिसको कहते हैं इरिटेशन खड़ा करना, वो कोशिश कर रहा है कि अक्साई चीन, अरुणाचल उसका पार्ट है। हम बहुत माइंडफुल हैं इस बात के लिए कि G20 इकोनॉमिक कॉपरेशन का एजेंडा है और वहाँ हमको साइड ट्रैक नहीं होना चाहिए। फिर भी ये चाइना ओवरहैंग तो जाने वाला नहीं है। This is this map which China has put out. Look, China has even in the past put out maps which claim the territories which are not China's, which belong to other countries. This is an old habit of theirs. It is not something which is new. It started in the 1950s. So just by putting out a map claiming territories, some of which are part of India, I think doesn't make that. I mean, these are very much part of India. So I would say, but I would not relate the two countries. I think we are very clear. We are very clear what our territories are. This government is very clear about what we need to defend our territories. You can already see that on our borders. I think there should be no doubt about that. Just making absurd claims doesn't make other people's territory yours. Let's be very clear on that. This is not the first time they issued a map, as you know that they've been good. So I think there are two different issues. The disengagement talks, what is going on there. Are you hopeful? Which? About disengagement conversations, are you hopeful? I'm a person who spent a lifetime in diplomacy. Only hopeful and optimistic people come to diplomacy. So, there is no problem. There's no problem I believe we cannot solve. And when I am representing in diplomacy 1.4 crore Indians, 140 crore Indians, I think there should be no doubt about that. Because look, as a nation of 1.4 billion people today, we have a weight in the world. We have an influence in the world. We stand for something. के बारे में भी शशांक हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व विदेश सचिव, और JK त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक। आप दोनों का धन्यवाद। आपने भी सुनी होगी वो बातें जो इस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कर रहे थे। एनडीटीवी से उन्होंने बातचीत में कहा। शशांक जी, आपकी सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। G20 के पहले जहां पर चीन की भी मौजूदगी होगी, एक पॉजिटिव मैसेज भारत की तरफ से, और बहुत ज्यादा तवज्जो इस बात पर नहीं कि किन इलाकों में या क्या नए मैप चीन बना रहा है, बल्कि ये कि हम डिप्लोमेसी में बहुत ही उम्मीद से हैं कि जो मसले हैं, जो बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट की बात है, वो पूरी होगी। एक अच्छा संदेश विदेश मंत्री का बयान पे आपकी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्री ने बहुत ही सुलझे हुए ढंग से बता दिया है कि इस समय हमारी प्रायोरिटी G20 की एक सक्सेसफुल कंक्लूजन पे लाना है। उसमें चीन की भी बहुत भूमिका रहेगी। अब चीन समझता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर यहाँ पर कोई भी डोमेस्टिक डिबेट उत्पन्न कर देनी है तो बहुत आसान तरीका है कि कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज लेकर आ जाइए, तो भारत के लोग जो है डिरेल हो जाएंगे आपस में, फिर वो डिबेट शुरू हो जाएगी। पार्लियामेंट इस समय नहीं है, नहीं तो पार्लियामेंट में ही वो हो जाता और फिर अखबार सारा सब भर जाते उसमें। तो मैं समझता हूँ कि G20 चूंकि इस समय सबसे प्रमुख समस्या है, साथ ही साथ हमें बड़े क्लियर हैं
कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी और जो बनाया नहीं जा रहा था बॉर्डर्स पे, हमको सब पूरे तरीके से मालूम है कहाँ है, और पूरे तरीके से हम अपना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिलैटरली चीन कुछ कर रहा है, और चीन को बाद में जो है जो हमारे साथ बात करने का तरीका है वो करना ही पड़ेगा। जी, जेके त्रिपाठी साहब, आपकी क्या समझ है? भारत और चीन का साथ में काम करना G20 की कामयाबी के लिए भारत इस समय कोशिश कर रहा है, और G20 जो भारत की अध्यक्षता में इस बार हो रही है वो बहुत ही यूनिक है। ये भी, इस पर भी सवाल पूछा गया, इसलिए भी क्योंकि जो इस समय दुनिया की स्थिति बनी हुई है, विदेश मंत्री ने कहा कि वो अपने आप में कोविड के बाद इतनी अनोखी यूनिक स्थिति है, रूस और यूक्रेन की जंग के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसे में ये G20 शिखर सम्मेलन अपने आप में बहुत उम्मीदें जगाता है भारत की अध्यक्षता में जब हो रहा है। और भारत एक ऐसा देश है जो एक उम्मीद जगाता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के डिवाइड में भी। तो ऐसे में भारत की यूनिक स्थिति में G20 की जो मतलब हैं वो कुछ और ज्यादा हैं। त्रिपाठी साहब, सुन सकते हैं मैं? आपके पास लौटेंगे। शशांक जी, आप इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि किस तरह से एक यूनिक स्थिति में भारत, और जो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है इस समय ये G20 जो है इस पर काफी निगाहें हैं, क्योंकि दुनिया की स्थिति इस समय बहुत यूनिक है। देखिए, भारत के बारे में हमेशा यही कहा जाता था कि समझना मुश्किल है कि भारत क्या चाहता है, क्या आर्टिकुलेट नहीं करता है। अब मेरे ख्याल से ये मौका आ गया है जब भारत आर्टिकुलेट कर रहा है, बल्कि 140 करोड़ लोगों की भी साथ में जोड़कर ये अपनी वॉइस को आर्टिकुलेट कर रहा है पूरे तरीके से, ग्लोबल साउथ को पूरे तरीके से जोड़कर आर्टिकुलेट कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो पहले शिकायत रहती थी डेवलप्ड कंट्रीज की कि भारत बोलता नहीं है, तो वो शिकायत मेरे ख्याल से अब दूर हो जाएगी इस बार। खास करके G20 की मीटिंग हुई है, अभी हाल में और मीटिंग्स भी हुई हैं, और वो सब मीटिंग्स को आप एक तरीके से लब्बो लुआब देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भारत ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि कहाँ इस समय विश्व की क्या नई दिशा बन रही है और भारत इसमें क्या भूमिका निभाएगा। भारत की भूमिका जो है उसके बारे में भी पूछा गया। जेके त्रिपाठी साहब, उम्मीद है कि आप अभी सुन पा रहे हैं मुझे। जेके त्रिपाठी साहब, आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि ग्लोबल साउथ की बात हुई कि ग्लोबल साउथ से क्या मतलब, और इस पर विदेश मंत्री ने ये कहा कि ग्लोबल साउथ से मतलब ये भी है, एक भावना है, ये एक इमोशन है उन तमाम देशों का जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। त्रिपाठी साहब हमारे साथ नहीं है। शशांक जी, आपने ग्लोबल साउथ की बात की, तो ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है भारत, इस पर भी बातचीत भी हुई है कि क्या है ग्लोबल साउथ, इसमें क्या रोल निभा सकता है भारत, और कैसे समझे हम इसे? आप कैसे इसको बताएंगे? बहुत विदेश मंत्री ने कहा कि इमोशन भी है, ये लाइक माइंडेड ग्रुप भी है ये, पर क्या दरअसल इसमें भारत का रोल होगा? विदेश मंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि ये चीज खाली भारत के कहने की नहीं है कि हम ग्लोबल साउथ के व्यूज को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। वो जब भारत ने सब ग्लोबल साउथ के देशों के साथ में मीटिंग रखी, बातचीत करनी चाहिए, तो 140 देश एक साथ जुड़ गए भारत के साथ में। और अभी हाल में हमने देखा है कि जहां ब्रिक्स में एक मीटिंग हुई साउथ अफ्रीका में, तो करीब 40 से ज्यादा देशों ने बहुत ज्यादा उसमें अपनी इंटरेस्ट दिखाया कि हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मतलब ये है कि भारत ने जो ग्लोबल साउथ की बात करी है, जो शुरू हुई थी कभी कभी छोटे छोटे रूप से, तरह तरह के ग्रुप्स बनाकर उनमें बात करके, अब बात जो है इतना आगे पहुंच चुकी है कि G20 जो कि किसी जमाने में G7 का ही एक ऑफशूट माना जाता था, अब वो एक प्रकार से ग्लोबल साउथ उसमें बराबरी रूप से निकल कर आ रहा है, और इकोनॉमिक जो उनकी डिमांड्स हैं उसको पूरे तरीके से रखना चाहता है, ताकि ऐसा ना हो कि इसके एजेंडा जो है किसी तरीके से G7 की जो प्रायोरिटी था खाली उसमें ना घूम कर रह जाए। जी, विदेश मंत्री ने तमाम मुद्दों पर बात की है, बल्कि उनसे ये भी एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने पूछा कि अब एक बात ये भी देखी जा रही है कि पाकिस्तान की बात किए बगैर चर्चाएं होती हैं, तो आपको पहले सुनाते हैं कि क्या कहा है विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के मसले पे। आप लोगों की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे बड़ा सक्सेस क्या आप जानते हैं कि मीडिया का कोई भी कन्वर्सेशन, ऐसी कोई भी बातचीत आजकल पाकिस्तान के बिना पूरी हो जाती है। लेकिन हम लोग हैं मिस्चीवियस लोग,
मैंने सोचा कि आप रुकने वाले हैं उसके बाद। मैंने सोचा था कि एक्चुअली कि पूछूं कि ना पूछूं, लेकिन थोड़ा मिस्चीफ तो बनता है। तो अभी हम 13 अगस्त को श्रीनगर में थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात कर रहे थे, तो वहाँ एक नारा लग रहा था कि आर हो या पार कश्मीर हमारा है। तो मैंने, गवर्नर उसको लीड कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये नारा आपकी रैली में लगा है, तो क्या कहते हैं आप? तो बोला मैं नहीं कहूँगा, ये विषय विदेश मंत्रालय का है। तो ओवर टू यू। नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो जो आपने कहा कि आजकल अगर पाकिस्तान की बात जो है कम हो रही है, तो इसको मैं क्या कहूँ, एक किस्म से यू कैन से इट इज़ अ वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट। आई मीन लूजिंग स्टॉक में कौन बात करता है? दिलचस्प जवाब है ये विदेश मंत्री का, शशांक साहब, कि पाकिस्तान के बगैर बात हो रही है। सही है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है आर्थिक और राजनीतिक तौर पर, वहां पे बहुत हलचल है, उथल पुथल है। बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री की ही हालत आप देख लें इस समय में कि क्या हो रहा है। पर जो उन्होंने कहा कि ये एक तरह से मार्केट का वर्डिक्ट है, लूजिंग स्टॉक के बारे में कौन बात करता है। तो इस सरकार की या भारत में भी जो चर्चाएं हो रही हैं या ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, तो पाकिस्तान के ऊपर से जो फोकस हटा है, पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं रही है, कम से कम इस उपमहाद्वीप में जो चर्चा होती रही इस हिस्से में, इसको फॉरेन पॉलिसी के अचीवमेंट के तौर पे आप देखते हैं कि फोकस शिफ्ट किया गया है पॉजिटिव चीजों पर। कैसे आप देख रहे हैं इसे? बिल्कुल सही बात है कि भारत ने बहुत प्रयास किए पाकिस्तान के साथ में अपने रिश्ते बढ़ाने के लिए, और उनको शुरू में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको बुलाया भी गया यहाँ पे मीटिंग्स के लिए। लेकिन पाकिस्तान अंदरूनी ताकतों की वजह से ऐसा हिला हुआ है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि डेमोक्रेसी को रखना है, देश को यूनाइट करके रखना है, या सब लोग अपने जो अलग अलग हिस्से हैं उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करनी है। तो देखिए, जोर जबरदस्ती उनके अपने पूरे प्रधानमंत्रियों के ऊपर ही चल रही है। तो इसके अलावा जो और हिस्से हैं उनके, बलूचिस्तान हुआ या पख्तूनख्वा हुआ या जो भी और जगह हैं, कश्मीर जो उनका अधिकार में है, वहां पर भी देखिए तो तरह तरह के वहां पर प्रोटेस्ट मार्चेस हो रहे हैं। उनको बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, खाने को बहुत मुश्किल आ रही है। तो ऐसे में भारत फिर यही सोचता है कि जो पाकिस्तान के जो बहुत ही ट्रस्टेड और स्टील फ्रेंड्स हैं, वही उन पे छोड़ा जाए कि वो क्या मदद उनकी कर सकते हैं और उनसे क्या लेकर जा सकते हैं। तो वो वहां की पाकिस्तान जनता अपने आप ही उसमें निर्णय ले सकती है अपने हुक्मरानों के साथ में मिलकर। भारत इस समय जो है, जो पॉजिटिव जो रिलेशनशिप हो सकती हैं, उनमें इस समय काम करने को लगा हुआ है। लेकिन हमारी पोजीशन जो पाकिस्तान के बारे में थी कि भाई गुडविल है, वो दूर नहीं हुई है। लेकिन कोई फायदा नहीं है उसमें जो है ज्यादा इस समय टाइम लगाने का। G20 की अब मीटिंग आ रही है, तो मेरे ख्याल से वो अपर मोस्ट थी हमारे विदेश मंत्री जी के मन में कि इकोनॉमिक साइड से जो है इश्यूज को देखा जाए। बिल्कुल, G20 प्राथमिकता है। बस 9 और 10 को इस भारत की अध्यक्षता में G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो होने वाला है, और उस समय किस तरह भारत एक यूनिक स्थिति में है, इसके बारे में विदेश मंत्री ने बातचीत की। एक ब्रेक लेंगे हम, और उसके बाद विदेश मंत्री ने और क्या कहा है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस समय माफ कीजिएगा, ब्रेक के पहले हम आपसे विदेश मंत्री का एक और बयान पहले सुनाना चाहते हैं कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी, जब उनसे सवाल पूछा गया कि भारत की जो वहां पर भूमिका हो सकती है, परमानेंट सीट की बात हो सकती है, और यूनाइटेड नेशंस जो है जिसका रेलेवेंस, जिसकी अहमियत जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स की और यूएन की भी, जैसा कोविड के दौरान देखा गया। तो क्या ये G20 जैसे गुट जो हैं वो अपनी अहमियत बढ़ा रहे हैं, तो यूएन को एक तरह से धीरे धीरे उसकी अहमियत और कम होती जा रही है। तो सुनते हैं क्या कहा है इस पर विदेश मंत्री ने। Sir, allow me to take you away from G20, only to bring us back to it. The United Nations Security Council reforms seem to be a distant dream. India and a couple of other countries, it seems, are not likely to be inducted as permanent members. Coming back to G20, now the G20, as you've just explained, and we've all been experiencing over the past 1 year, the government has actually, the Indian government has, with very
imaginatively and skillfully, adroitly turned this G20 into G120, 125 actually. India is also increasingly becoming the voice of the global south. Is there a likelihood of the G20 gaining importance at the expense of United Nations, which is getting increasingly marginalized anyway, even if I'm overstating it? I do realize that G20 initially started as an economic grouping, but that too can change. Your comments, sir. First of all, where the UN Security Council and UN reform is concerned, it's not going to be easy, but I would urge you not to be pessimistic, because the really big achievements do take time, they take hard work, they take a lot of negotiation, and I'll give you a very good example of it. We've just had a BRICS summit in Johannesburg. If you look at the summit declaration, for the first time there is an explicit membership reference to Security Council memberships, ships in plural. So, and there is a specific reference to India, Brazil, and South Africa. So, it is not that, this is something which is stuck and which is not moving. Yes, it is moving slowly. Yes, we would like the intergovernmental negotiations in New York to pick up pace, and we want it to be text-based. We want people to be more outcome-oriented. But in diplomacy is not for impatient people. It's something you have to plug away and keep plugging away. It's in some ways almost as patient as the army. तो यूनाइटेड नेशंस की इस समय क्या इसका रेलेवेंस है और G20 की अहमियत कैसे बढ़ रही है, इस पर भी और जो कहा विदेश मंत्री ने हम बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय और लौटते हैं इस चर्चा पे। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कुछ और अहम बातें जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस कार्यक्रम के दौरान कही है। ये भी कहा है कि कैसे G20 और ज्यादा मजबूत हुआ है और तमाम एक बड़े हिस्से की आवाज बन रहा है। इस मायने में भी ये G20 जो है वो बहुत खास है। Once you explain to people that this is our interest, this is our position, हम ये करेंगे। देखिए, today we are still we are a nation of 1.4 billion people. We are fifth largest economy. You take a stand, you say it confidently, people accept it. But if you don't take a stand and you are hesitant about pushing your own views, अब दुनिया चढ़ जाती है आपके सर। तो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं शशांक जी भी और त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी साहब, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं अब, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, तमाम बातें आपने सुनी जो विदेश मंत्री ने कहा और एक तरह से एक एजेंडा उन्होंने बताया कि G20 जो है वो क्यों खास है और G20 का मतलब क्या है इस बार भारत की अध्यक्षता में जो हो रहा है, और भारत की जो विदेश नीति है वो भी कैसे बदली है। भारत अपनी बात मजबूती से सामने रख रहा है, साफ शब्दों में सामने रख रहा है, प्राथमिकताएं सामने हैं, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है भारत की। तो कैसे आप समझ रहे हैं भारत की प्राथमिकता को, जैसा विदेश मंत्री ने बताया है? देखिए, ऐसा है कि G20, विदेश मंत्री ने बहुत सही आकलन किया है कि G20 एक ऐसा ग्रुप बन गया जिसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी और G20 में भारत की क्रेडिबिलिटी। G20 देखिए, यूनाइटेड नेशंस की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव, यूनाइटेड नेशंस जैसे बहुत बड़े बड़े संगठन जो है उनमें सब परेशानी ये हो जाती है कि मैनेजमेंट की दिक्कत होती है कि उनमें ना आप कॉन्सेंसस कर सकते हैं, ना आप मेजॉरिटी कर सकते हैं बड़े आराम बिना किसी परेशानी के। G20 में ये संभव, और G20 एक यूनिक इसलिए है कि G20 में एक और तो आपको G7 के सारे जो हैं सारे धनी राष्ट्र हैं, सारे समृद्ध राष्ट्र हैं, दूसरी ओर आपको ब्रिक्स भी है, और तीसरी ओर वो राष्ट्र भी हैं जो अभी डेवलप कर रहे हैं या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में भी। तो ऐसे में भारत की भूमिका अहम हो जाती है और भारत ये बताने में सक्षम है कि हम वेस्ट के विपरीत, पश्चिम के विपरीत
जहां ये कहते हैं कि देखिए हमने तो आप कार्बन इम्प्रिंट जो है, कार्बन प्रिंट आप कम करें, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी हम नहीं देंगे, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर भारत की भूमिका एक अलग है। भारत जो भी अपने अनुभव से भारत ने जो भी प्राप्त किया है, भारत औरों के साथ शेयर करना चाहता है, और ये चीज भारत को भी एक यूनिक पोजीशन पे खड़ी कर देती है। और आपने देखा कि अभी 230 के करीब अभी तक हो चुके हैं मीटिंग्स G20 के अंतर्गत भारत की अध्यक्षता में। और उसमें देखिए भारत ने यही कहा है कि हर तरह की यूथ को उन्होंने कहा है, हेल्थ पे बात हुई है, डिजिटल इकोनॉमी पे बात हुई है, सब चीज SDGs पे बात हुई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे बात हुई है। भारत ने एक बड़ा कैनवस प्रेजेंट कर दिया है G20 की अध्यक्षता में, जिसको कि आगे ले चलना दूसरे देशों के लिए, अगले प्रेसिडेंट, अगले चेयरमैन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन इससे ये लगेगा कि अब ये G20 का कैनवास जो है ये भारत बड़ा कर रहा है, और जी। बड़ा करने की प्रक्रिया में ही भारत भी विश्व पटल पर एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। जैसा कहा कि एक लीडिंग पावर के तौर पे, एक मजबूत आवाज के तौर पे, और G20 का जो कैनवस है उसको भारत ने बड़ा किया है। आगे इससे G20 और मजबूती से आगे बढ़ेगा, और जो अगले, आपने जैसा सही कहा कि अध्यक्षता जो भी करेगा जो देश, उसके लिए एक चुनौती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शशांक जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए कि विदेश मंत्री ने G20 के बारे में जो प्राथमिकताएं भारत की हैं, जो यूनिक स्थिति भारत की है, और विश्व को लेकर भारत का जो रुख है उसको बहुत साफ शब्दों में सबके सामने रखा विदेश मंत्री ने। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।